Hello friends, welcome back to my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. Today we are going to discuss about MCQ practice with the explanation of a chapter 12 from the 12th standard CBSE. This is biotechnology and its application. So basically आज हम chapter number 12 biotechnology and its application जो 12th standard CBSE से है उसमें ऑलमोस्ट 50 MCQ डिस्कस करेंगे और उसके साथ उनके एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं। तो चलिए हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन यूनिट है और उसमें चैप्टर नंबर है 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये जो पेपर है वो नीट सीईटी नेट सेट गेट पेट और आईआईटी जेम इन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो चलिए हम वन बाय वन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। So, question number 1. BT cotton is resistant to. BT cotton is resistant to insect pest, herbicide, salt resistant, drought resistant. तो मैंने आपको कहा था BT cotton जो है, BT मतलब होता है Bacillus thuringiensis, BT का फुल फॉर्म है। तो Bacillus thuringiensis ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये बैक्टीरिया बेसिकली इंसेक्ट पेस्ट को रेजिस्ट करते हैं। मतलब कोई भी प्लांट को अगर इंसेक्ट पेस्ट से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर अगर हम बीटी की जीन्स इंसर्ट कर दें तो बेसिकली वो प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। मतलब इंसेक्ट पेस्ट का उनके ऊपर बाद में इन्फेक्शन कभी नहीं होता है। तो बेसिकली बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following bacterium is used for production of a transgenic plants? मतलब हमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए हुए बैक्टीरिया में से कौन सा नीचे दिए गए हुए बैक्टीरिया में से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने में फायदे कारक है। सो इस्चरशिया कोलाई, सुडोमोनास, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। So in this chapter I have taught you that Agrobacterium tumefaciens is the bacteria which basically carry the genes through its plasmid called Ti plasmid. So Ti plasmid basically carries the genes from any cell into the plant and creates a tumor or you can say crown gall disease. So Agrobacterium tumefaciens is the correct answer. मैं मार्किंग कर देता हूँ। इसका आंसर है ए। बेसिकली इसका आंसर है ए और सेकंड वाले का आंसर है डी। मूविंग टुवर्ड्स अ क्वेश्चन नंबर थर्ड, human insulin is being commercially produced from transgenic species of मीन्स क्वेश्चन हमें पूछा गया कि ह्यूमन का इंसुलिन जो है वो कौन से ट्रांसजेनिक स्पीसीज से प्रोड्यूस होता है। सो आई टोट यू दैट ड्यूरिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग और आरडीएनए टेक्नोलॉजी we are using Escherichia coli bacteria. Yes, Escherichia bacteria, and through means from this bacteria we are producing insulin nowadays are all around the world. So answer हो जाएगा इसका A. Question number 4, cultivation of a BT cotton has been much in news. The prefix BT means एम्स में पूछा गया क्वेश्चन। तो हमें पूछा गया सिंपली कि बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो तो मैंने अभी आपको बताया। यस, क्या होता है बीटी? बेरियम ट्रीटेड कॉटन सीड्स, नो। बिगर थ्रेड वैरायटी ऑफ कॉटन विथ अ बेटर टेंसिल स्ट्रेंथ, नो। प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड लाइगेस, नहीं। कैरिंग अ एंडोटॉक्सिन जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, सो डी हो जाएगा इसका आंसर। मतलब बीटी क्या है? बीटी है बैसिलस thuringiensis जिसमें एंडोटॉक्सिन जीन्स है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is obtained from genetic engineering? जेनेटिक इंजीनियरिंग से बेसिकली इनमें से कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? तो अगर हम देखें तो क्या हो गया सर? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज यू कैन से पिगमेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। तो ये तो कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट नहीं है। ग्लूकोज इज अ सिंपल नेचुरल फूड मटेरियल और यू कैन से केमिकल मटेरियल। गोल्डन राइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन राइस, बिकॉज गोल्डन राइस इज अ राइस प्रोड्यूस फ्रॉम व्हाइट राइस एंड बीटा कैरोटीन जीन्स ऑफ डेफोडिल प्लांट, इरविनिया प्लांट और आइदर यू कैन से कैरेट प्लांट। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोल्डन राइस।
Moving towards the question number 6. Question number 6. Which of the following match the column. हमें कॉलम को मैच करना है, कॉलम ए के साथ मैच करना है बेसिकली किसको, ए के साथ फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करना है और यहाँ पे नंबर भी दिए। तो मैं इसकी थोड़ी साइज कम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉलम 1 और कॉलम 2 में हमें मैच करना है, ठीक है। तो देखिए बेसिलस थुरेंजेंसिस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ काइटिनेस नहीं, स्कैवेजिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स, ऑयल स्पिल का जनरली सुडोमोनास पुटिडा आता है जो डॉक्टर चक्रवर्ती ने स्टडी किया हुआ था। और इंकॉर्पोरेशन ऑफ निफ्जीन, निफ्जीन राइजोबियम में आती है, प्रोडक्शन ऑफ बीटी टॉक्सिन नहीं, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। सो बेसिकली जो बीटी बैक्टीरिया है उसका आंसर ये हो जाता है, प्रोडक्शन ऑफ बीटी टॉक्सिन। मतलब ए का 4 के साथ ज्वाइंट करेंगे हम, ए का 4 के साथ किस में है, देखिए ए का 4 के साथ इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सी में है, सी में है हम। और आगे देखते हैं राइजोबियम स्पीसीज बी, राइजोबियम इज रिलेटेड टू निफ जीन, सो वेयर इज निफ जीन, बी इज मैचिंग विथ थर्ड। यहाँ पे देखिए ए Bacillus thuringiensis is matching with production A and B is matching with incorporation of NIF gene, B is matching with third, correct। और Escherichia coli है, Escherichia coli पहले हम ये देख लेते हैं, Pseudomonas putida, D is matching with scavenging of oil, so D का सेकंड पे जुड़ गया, तो सब ये सही जा रहा है। Escherichia coli यहाँ पे सी का किसके साथ बता रहे हैं, 5। Escherichia coli प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, करेक्ट। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, प्रोडक्शन ऑफ काइटिनेज एंजाइम, सो इसका आंसर हो जाएगा सी, गारंटेड, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज। तो सी पेप्टाइड क्या है, मैंने आपको कहा था देखो कि इंसुलिन में दो चेन होती है, ए और बी, और सी वाली जो होती है वो इमेच्योर इंसुलिन में होती है, लेकिन हम मैच्योरेशन करते समय हम उसे निकाल देते हैं। तो देखिए सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, अब ए पार्ट ऑफ मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल नहीं, ए पार्ट नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज नहीं, डाइसल्फाइड ब्रिज तो ए और बी के बीच में होता है। C, remove during maturation of pro-insulin to insulin, correct। हम जब प्रो इंसुलिन से मैच्योर्ड इंसुलिन बनाते तो उस समय हमें ये लगता है, सो दिस आंसर इज C, remove during maturation of pro insulin to insulin। Question number 8, the trigger of activation of a toxin of Bacillus thuringiensis is। मतलब हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बेसिलस थुरिंजिएंसिस का टॉक्सिन कब एक्टिवेट होता है। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं हम। एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक नहीं, स्टमक का पीएच तो एसिडिक ही होता है, लेकिन ये एसिडिक पीएच में ये वर्किंग नहीं करते हैं। हाई टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर से कुछ लेना देना नहीं ये बीटी टॉक्सिन का। सो अल्कलाइन पीएच ऑफ गट, मैकेनिकल एक्शन ऑफ इंसेक्ट गट नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। I'll tell you, basically the pH of gut means stomach is acidic, but when this Bacillus thuringiensis release toxin, it turn into the alkaline pH, और जब alkaline pH हो जाता है तो Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया की बीटी टॉक्सिन्स का जो टॉक्सिन इफेक्ट है वो काफी स्ट्रांगली एक्टिवेट करता है और इंसेक्ट को मार देता है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following crop till now has been genetically modified। आज तक कौन सा ऐसा क्रॉप है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ है। तो क्या होगा इसका आंसर, देखो टोबैको तो वैरायटी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है। टोमेटो, टोमेटो में मैंने एक आपको वैरायटी बताई थी फ्लेवर सेवर टोमेटो, तो ये भी मॉडिफाइड होती है। और कॉटन तो फेमस है, बीटी कॉटन जैसे हम कहते हैं। कॉटन प्लांट में जब बीटी बैसिलस थुरिंजिएंसिस की जीन्स ऐड की गई है तो वो प्लांट भी क्या हो जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो जाता है। तो ये तीनों की तीनों क्रॉप प्लांट जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आर यू गेटिंग।
In this question, we have got the question that which of this following crop is genetically modified. So tobacco plant is genetically modified nowadays available. Flavor saver is a variety of tomato. It is also genetically modified. Cotton plant is also genetically modified. So like a BT cotton is genetically modified. So answer is D. Question number 10. A bioreactor is, what is bioreactor? I taught you in this chapter. Bioreactor is also known as a fermenter. So it is simply the fermenter tank where fermentation happens. So what you will say? Answer is A, fermentation tank. Culture of bacteria, no. Hybridoma technology is related to production of antibody. Culture for synthesis of new chemical, no. Answer is A, fermentation tank. डियर स्टूडेंट, आर यू गेटिंग? समझ रहा है सब लोगों को? यस yes? समझ रहा है सभी लोगों को? तो प्लीज नीचे लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम वैसे ही नीट के लेक्चर आपके सामने लेके आते हैं और आप लोगों को ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे आते रहेंगे। पूरी नीट की प्रिपरेशन हम यहीं पे करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेड बायोटेक्नोलॉजी इज, एक्चुअली रेड बायोटेक्नोलॉजी ऐसा वर्ड नहीं, लेकिन हमें ये पूछा गया कि रेड बायोटेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है। तो रेड मीन्स रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, अगर यहाँ पे ग्रीन होती तो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर होता, ओके, ब्लू होती तो रिलेटेड टू वाटर होता। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू मेडिकल प्रोसेसेस। आई होप सो यू गॉट इट। रेड मीन्स लाइक अ कलर ऑफ ब्लड, रेड बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड टू medical processes. Question number 12. The ideal experimental organism in the field of bioscience are. Now, if you think about the question, we have got the question that which of the following is ideal for bioscience experiment. Means in the field of biology, which sample we are using for experiment. हम biology में इनमें से कौन सा sample use करते हैं? तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, सॉरी ग्रिफिथ नहीं, जिसे हम कहते हैं कि मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो बायोलॉजी में पी प्लांट का काफी सारा यूज है। ऑलमोस्ट सभी एक्सपेरिमेंट में, माइक्रोबायोलॉजी में इकोला बैक्टीरिया का यूज होता है, और जूलॉजी में हम एनिमल में से माइस का ज्यादा यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल। वी आर यूजिंग ऑल दिस सैंपल फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। क्वेश्चन नंबर 13. Which bacteria was first biopesticide to be used on a commercial scale in the world? मतलब पूरी दुनिया में सबसे पहले कौन सा ऐसा बायोपेस्टिसाइड बैक्टीरिया है जो कमर्शियली अवेलेबल है पूरी दुनिया में? पूछा गया है, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में। सो इसका आंसर हो जाएगा ए, बैसिलस थुरिंजेंसिस। कॉटन पूरी दुनिया में बनता है, और कॉटन को सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़े, बॉलवर्म जैसे, क्रिकेट जैसे इनसे इन्फेक्शन होता है। तो बैसिलस थुरिंजेंसिस इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंट प्लांट बनाए गए हैं, बीटी कॉटन। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, बायोपायरेसी इज, मैंने आपको कहा था कि अगर हम बायोलॉजिकली कोई चीज को चोरी करके अपने नाम पे रजिस्टर कर लेते हैं उसे, तो इसे हम कहेंगे बायोपायरेसी, ठीक है। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, नो। अनदर नेम ऑफ बायोपेटेंट, किसी ने ऑलरेडी बायोपेटेंट कर लिया है, उसका नाम आप ले रहे हो। जिसने बायोपेटेंट कर लिया आप उसका नाम ले ही नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सी, लीगल रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, लीगल अगर आप किसी से परमिशन लेते हो तो फिर वो तो बायोपायरेसी हो ही नहीं, इलीगल है, इलीगल रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 15, बायोलॉजिकल वेपन्स। तो बायोलॉजिकल वेपन हम किसे कहते हैं? मतलब बायोलॉजिकल वेपन कैसे होते हैं? दे आर वेरी लॉस्ट, मींस दे आर वेरी लो कॉस्ट वेपन। जैसे अभी कोरोना वायरस है, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं चाइना ने खुद ने निकाला है, कुछ लोग कहते हैं बेसिकली कि ये नेचुरली वायरस आया हुआ है। चलो वो कुछ भी बात है, लेकिन हमें एग्जांपल में समझने के लिए कोरोना वायरस काफी इजी है। अब कोरोना वायरस जैसे मतलब डिसीजेस कोरोना वायरस से थ्रू फैलने लगी, तो अगर चाइना ने कोरोना वायरस अगर पूरी दुनिया में फैलाया भी हुआ है, तो चाइना को इससे क्या नुकसान हुआ? फिर 2, 4, 5 हजार लोगों की डेथ हो गई, लेकिन पूरी दुनिया में देखिए कितने लोग मर चुके हैं, ठीक है। तो ये आर लो कॉस्ट वेपन। आप सोच रहे होगे एक क्वेश्चन के ऊपर इतनी डिबेट क्यों?
क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होता है नीट में और सीईटी में 1 मार्क्स के लिए होता है, तो ये काफी वैल्यूएबल चीजें होती हैं। मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आप ए को सिलेक्ट कर लोगे, लेकिन सभी पढ़ो। आर इनविजिबल, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। यस, वायरसेस हमें दिखते नहीं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होती है, ये सब चीजें होती हैं। सिर्फ वायरसेस ही नहीं, बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया भी तो बायोलॉजिकल वेपन है। जो हमने बायो वॉर और बायो टेररिज्म में एग्जांपल देखे हैं वो सब के सब यहाँ पे मैच होते हैं। सी कोज फार मोर कैजुअलिटी देन द केमिकल वेपन। अब इससे बेहतरीन चीज क्या होगी? कोरोना में देखो लाखों लोग, इंडिया में ऑलमोस्ट 10-11 लाख लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं उससे। भले रिकवरी ज्यादा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये देखो कोज फार मोर कैजुअलिटी देन द केमिकल वेपन्स। तो केमिकल वेपन से बायो वेपन काफी इफेक्टिव होता है। और जितने भी अस्त्र शस्त्र बॉम्ब बंदूकें वगैरह हैं उनसे सबसे पावरफुल है, क्योंकि ये दिखता ही नहीं है, इनविजिबल है, स्मेल नहीं आती, ऑर्डरलेस है और ये टेस्टलेस है। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 16, the first vaccine was produced by, so first vaccine was produced by the Edward Jenner scientist, एंड एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट ने पहली जो वैक्सीन बनाई थी वो थी स्मॉल पॉक्स, जो उन्होंने 1696 में बनाई थी। स्मॉल पॉक्स जोसेफ नाम के लड़के के ऊपर, छोटे से बच्चे के ऊपर उन्होंने ट्राई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर यूज्ड टू ट्रीट, मैंने आपको ये पढ़ाया था, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इज यूज्ड टू ट्रीट द ब्लड क्लॉट, because I taught you about the gene therapy. In gene therapy, I have given you several examples like tissue plasminogen activator used to treat blood clot, yes, and pituitary dwarfism used to treat, you can say dwarfism disease, and very important, I taught you about ADA deficiency, adenosine deaminase enzyme, which is used to treat immunity like problem. So ये जो tissue plasminogen activator है ये blood clot को बेसिकली ट्रीट करने में मदद करता है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टू बी प्रोड्यूस, मतलब सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक प्लांट था वो वाला कौन सा था? तो सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक प्लांट था वो था टोबैको प्लांट। नो डाउट ये सभी ट्रांसजेनिक है। देखो राइस भी आजकल बासमती राइस की जगह पर जो अमेरिका में है टेक्समती, वो भी भले बायोपायरेसी है लेकिन उसमें 2 अलग अलग जीन्स है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक राइस। मेज में भी बहुत सारी आजकल ट्रांसजेनिक राइस आती है। फिर कॉटन तो बीटी कॉटन है ही, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको था। क्वेश्चन नंबर 19, बायोपायरेसी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो बायोपायरेसी ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज, नॉलेज की अगर पायरेसी आपको, मतलब कोई भी कंटेंट की अगर आप कॉपी करते हो तो उसे हम बायो वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसे हम सिंपली पायरेसी यूज करेंगे। तो ए आंसर तो नहीं होगा। बी बायोमोलिक्यूल और रिगार्डिंग बायो रिसोर्सेज जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बायो रिसोर्सेज, तो ये बायो रिसोर्सेज भी सी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा आ गया। मतलब कोई भी बायोलॉजिकल चीज को आप अगर अपने नाम पर रजिस्टर कर लेते हो किसी और, मतलब ओरिजिनल बंदे से पूछे बिना, तो इसे हम कहेंगे बायोपायरेसी। सो बी हो जाएगा इसका आंसर। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे शायद डी होगा, लेकिन डी ऑल ऑफ अबव के लिए ये भी तो सही होना चाहिए, बट इट इज नॉट करेक्ट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is used in biowar? What you can use in biowar? So a pathogen like you can say coronavirus is there, हम बायोवॉर में यूज हो रहे हैं ना, ये पैथोजन है ना। पैथोजन मतलब बीमारी फैलाने वाला, तो बीमारी किसे? कोरोना इन्फेक्शन, ये कोविड-19 किससे है? कोरोना वायरस है ना। तो एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है जिससे एंथ्रेक्स डिसीज होता है, तो वो भी पैथोजन है। तो ए आंसर तो है ही। टॉक्सिन फ्रॉम पैथोजन, बैक्टीरिया का टॉक्सिन, जैसे बेसिलस एंथ्रेसिस का टॉक्सिन भी होता है। सी अ डिलीवरी सिस्टम फॉर बायोवेपन एजेंट, मतलब किसके थ्रू आप ट्रांसफर करते हो। तो ये तीनों आंसर हो जाएंगे। सो इससे बेटर क्या है आंसर? डी ऑल ऑफ अबव, जो चारों को कवर कर लेगा। डियर स्टूडेंट्स बताइए मुझे कैसे लग रहा है, आपको समझ रहा है सब लोगों को? मैंने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया हुआ, अगर आपने पूरा चैप्टर देखा हो तो ये सब चीजें आप लोगों को समझ गई होंगी, सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। इस पूरे चैप्टर में से 2 एमसीक्यू आने की चांसेस होते हैं।
नीट एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21, जीन थेरेपी हेल्प टू। तो जीन थेरेपी में क्या होता है, रिप्लेस जीन, करेक्ट। हम जीन को रिप्लेस करते हैं, इंट्रोड्यूस न्यू जीन। न्यू जीन तो रिप्लेस करेंगे तो न्यू जीन इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगर न्यू जीन इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम डिफेक्टिव जीन्स को डिलीट भी करेंगे। सो एक्चुअली जीन थेरेपी की डेफिनेशन क्या है, जीन थेरेपी इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन और डिलीशन ऑफ डिफेक्टिव जीन विथ अ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जीन, इट इज जीन थेरेपी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव। समझ गए आप लोग। रिप्लेसमेंट हम करेंगे किसकी, डिफेक्टिव जीन्स को निकाल के हम न्यू जीन्स ऐड करेंगे, इसे हम कहेंगे जीन थेरेपी। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 22, 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर। तो मैंने लेक्चर में पहली लाइन ही कही थी जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़ रहे थे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज हु हैड genes from foreign, or you can say from outside, for the process and express, it is called transgenic animal। जब हम बाहर से किसी की जीन्स अगर एनिमल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। तो 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल वो होते हैं माइस। मतलब अगर 100% अगर देखें तो उसमें से 95% माइस ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23rd, अर्बर, स्मिथ एंड नेथन्स आर फेमस फॉर डिस्कवरी ऑफ। तो एक्चुअली ये तीनों लोग फेमस थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर करने के लिए। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अगर आप सोचोगे अगर एक टेलर के पास कैंची नहीं है तो फिर वो कैसे टेलरिंग करेगा, कैसे कपड़े को कट करेगा। सेम वे एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं है तो वो डीएनए को, जीन्स को कैसे कट करेगा। तो ये एंजाइम की डिस्कवरी करने वाले तीन लोग थे, वर्नर, अर्बर, स्मिथ एंड नेथन्स। इसमें अर्बर को ज्यादा वैल्यू दी जाती है क्योंकि मेन आइडिया इनका था। क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। हमें गलत ऑप्शन सिलेक्ट करना है रिलेटेड टू इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड अरेंज इन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हमारे सीबीएसई में ये तो दिया हुआ है कि ह्यूमन इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक ए और एक बी, लेकिन उसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं, ये नहीं दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड ही होते हैं। तो ए आंसर, मतलब ए वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना है ना। हमारा इन चारों में से जो इनकरेक्ट है वही वाला आंसर होगा। The two polypeptide chain are interconnected by disulfide bond, disulfide bridges, correct। तो फर्स्ट ए चेन थी, दूसरी वाली बी चेन थी, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हुए थे by disulfide bridge। C, in mammal including human, insulin is synthesized as a prohormone। yes, हमारे अंदर इंसुलिन डायरेक्टली मैच्योर हार्मोन नहीं होता है, प्रो हार्मोन होता है जिसमें ए, बी और फ्री सी चेन होते हैं। तो सी चेन को हम निकाल देते हैं। तो ये देखिए, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। तो जो हमारी बॉडी में प्रो इंसुलिन बनता है तो हम मैच्योर इंसुलिन बनाने के लिए सी पेप्टाइड को रिमूव कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रोजी। रोजी काउ थी, विच स्टेटमेंट गिवन अबाउ आर करेक्ट। हमने देखा था कि रोजी काउ थी जिसके अंदर मिल्क की एनरिचमेंट मिल्क था, मतलब प्रोटीन ज्यादा था वो मिल्क में, और उसमें अल्फा लैक्टोअल्बुमिन भी था, और वो न्यू बॉर्न बेबीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो हम देख लेते क्या आंसर है इसका। रोजी इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। ट्रांसजेनिक काउ में से रोजी सबसे पहली काउ थी। सो ए आंसर सही है। दूसरा, रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क, करेक्ट। ह्यूमन में जो बीटा अल्ब्यूमिन का, लैक्टा अल्ब्यूमिन का प्रोटीन जो होता है वो रोजी काउ प्रोड्यूस करती है, क्योंकि रोजी में ये ह्यूमन का प्रोटीन की जीन्स इंसर्ट की गई थी, तभी तो हम उसे ट्रांसजेनिक काउ कहते हैं। सो बी भी आंसर सही है। थर्ड, द मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्टा अल्ब्यूमिन and scientists behind research believe that this milk from cow could provide an alternative to human breast milk। सही है। मैंने आपको कहा कि न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनको मदर के मिल्क की जरूरत होती है, और इस मिल्क को रिप्लेस कर सकता है ये वाला मिल्क। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव।
So almost we have completed our journey 50%. We have completed our 25 question. I hope so you are liking this lecture, you are liking this MCQs, and if you are genuinely understanding everything, so please do like to our video lecture and subscribe to our channel and press the bell icon for new video notification. Next, which of the following techniques are related to gene therapy? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सही है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो जीन थेरेपी का टाइप है। मतलब अगर बोन मैरो के अंदर कोई जीन्स खराब है तो हम उसे बोन मैरो के अंदर ठीक कर सकते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी इज नॉट द वन। जेल इलेक्ट्रो टेक्निक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ for separation of DNA, RNA, protein. Hybridoma technology is useful for production of antibody like a monoclonal antibody, polyclonal antibody. So ये सब अलग चीजें। A is the answer. Question number 27. Match the following column with appropriate answer. ठीक है, तो मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है कि अगर आपको ये कॉलम मैच करते नहीं आ रहे तो सिर्फ एक वाला एक देख लीजिए सबसे अच्छी तरह से। ये देखिए, पीसीआर किसने इन्वेंट किया था? तो पीसीआर इन्वेंट किया था एलेक्स जेफरे ने। ठीक है, सॉरी, पीसीआर किसने, एलेक्स जेफरे ने क्या डिस्कवर किया होता? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो पीसीआर किसने किया होता? पीसीआर किया होता कैरे मोलिस ने 1983 में, फिर 1993 में उनको नोबेल प्राइज मिला। सो फर्स्ट वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक्स जेफरे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्नर अर्बर, हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अर्बर मतलब ए का सेकंड के साथ मैच होना। ए का सेकंड के साथ सिर्फ ए में ही मैच हो रहा है, बाकी किसी में ही नहीं मैच हो रहा है। ठीक है, पीसीआर बी connected to 4, so B is connected to 4. C, DNA fingerprinting, it is Alex Jeffrey, so A, C का है। First vaccine Edward Jenner, D का C, D का third, so A is the correct answer of question number 27. Question number 28. Gene cloning means, gene cloning means, तो क्या होता है gene cloning का मतलब? तो हम पहले चार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ म्यूटेटेड जीन, जीन कॉलोनी का एग्जैक्टली मतलब होता है कि हमें जीन्स के नंबर को बढ़ाना है, तो ये तो प्रोडक्शन ऑफ म्यूटेटेड जीन्स। म्यूटेटेड जीन्स बढ़ा के क्लोनिंग, उसका कोई मतलब नहीं होता है। प्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड जीन, नहीं, वाइल्ड जीन का मतलब जंगली जीन्स नहीं होता। जेनेटिक्स में वाइल्ड जीन्स का मतलब होता है जिस जीन्स के अंदर, जिस डीएनए के अंदर या तो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने कुछ भी डीएनए में छेड़छाड़ नहीं की है, उसे हम कहते हैं वाइल्ड ऑर्गेनिज्म। वाइल्ड ऑर्गेनिज्म, वाइल्ड डीएनए और वाइल्ड जीन मींस the organism in which you have not done any kind of a changes in the DNA. Original organism is called wild organism. लेकिन ये भी आंसर नहीं इसका। प्रोडक्शन ऑफ डोमिनेंट जीन, अभी डोमिनेंट जीन हो या रिसेसिव जीन हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें पूछा गया जीन क्लोनिंग मीन्स, तो जीन के नंबर बढ़ाना, लेकिन नॉर्मली प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन, हम जिस जीन्स में इंटरेस्टेड है उसका नंबर बढ़ाना, उसे हम कहेंगे जीन क्लोनिंग। जैसे हमने ह्यूमन इंसुलिन की जीन्स की नंबर बढ़ानी, तो हम इकोला बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली PBR 322 प्लाज्मिड के थ्रू ट्रांसफर करेंगे और उसके जीन्स का नंबर बढ़ते जाएगा। सो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29. अर्लियर नीम ऑयल एंड नीम एक्सट्रैक्टेड वेर पेटेंटेड बाय। तो हमें ये पूछा गया है कि सबसे पहले नीम का ऑयल और नीम का मटेरियल को एक्सट्रैक्ट, ये जो मटेरियल का एक्सट्रैक्ट होता है, जैसे नीम को कहते हैं अज़ेदरिक्ता इंडिका, ठीक है, और नीम के अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो ये सबसे पहले पेटेंट किसने किया हुआ था? ये सबसे पहले पेटेंट किया हुआ था ऐसे यूएस ने, लेकिन अब ये हमारे मतलब सबसे पहले ये जो किया हुआ था ये यूएस ने किया हुआ था। तो यूनाइटेड स्टेट इज द आंसर ऑफ दिस 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40. इंडिया वॉन फर्स्ट पेटेंट फॉर, इंडिया में सबसे पहला पेटेंट किस चीज के लिए मिला था? सो इंडिया वॉन द फर्स्ट पेटेंट फॉर नीम। तो मैंने आपको यहाँ पे कहा ना कि यस,
पहले यूएस को मिला था, फिर उसके बाद इंडिया को मिला है इस नीम के बारे में। अब आप ये सोचोगे कि नीम एक प्लांट है तो उसके लिए दो दो लोग कैसे? और नीम एक प्लांट है, लेकिन नीम के अंदर हजारों मतलब प्रकार के केमिकल है, जो केमिकल मेडिसिनल प्रॉपर्टी बताते हैं। ठीक है, तो कोई एक चीज के लिए एक बंदा पेटेंट करवा सकता है और दूसरी चीज के लिए दूसरा भी करवा सकता है। तो एक प्लांट के लिए हजारों लोग भी पेटेंट करवा सकते हैं, डिपेंड करता है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है। हाँ, एक प्रॉपर्टी के लिए दो लोग दावेदार नहीं हो सकते। सो क्वेश्चन नंबर 31, patenting the traditional knowledge of bioresource of country by another country is treated as, so it will be treated as simply biopiracy। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री का नॉलेज निकाल के उसे कॉपी करती है तो सिंपली इसे हम कहेंगे बायोपायरेसी। नेक्स्ट, जीन थेरेपी कैन बी गिवन टू, किसे हम देंगे जीन थेरेपी? पेशेंट हु इज इंजर्ड बाय बर्न, अगर किसी को बर्न हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, जलन हुई है, जख्म हुआ, तो उसे हम जीन थेरेपी देंगे? ऑब्वियसली नो। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर और हैव म्यूटेटेड जीन, करेक्ट। अगर किसी के अंदर जीन्स में म्यूटेशन हो गया या तो किसी के अंदर कैंसर हो गया है, जीन्स में कैंसर हो गया, तो बेसिकली जीन्स में कैंसर हो जाना मतलब जीन्स अगर डिफेक्टिव हो गई है तो बॉडी में कैंसर हो जाता है। तो हम कैंसर हो जाता है मतलब हर बार कैंसर ही होता है ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर किसी को कैंसर है, उसके जीन्स में डिफेक्ट है, तो हम उसे जीन थेरेपी से रिपेयर कर सकते हैं। पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, नहीं, उसमें एड्स में जीन थेरेपी का कोई संबंध नहीं होता, बिकॉज एड्स इज कॉज्ड ड्यू टू एचआईवी वायरस। पेशेंट हु इज अ नॉर्मल हेल्दी, अगर कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो उसमें हम जीन थेरेपी क्यों करेंगे? अगर जीन्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसे हम कहेंगे ट्रांसजेनिक ह्यूमन। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, कलरफुल एक्वेरियम फिशेस आर फॉर्म्ड बाय, तो एक्वेरियम फिशेस कैसे बनेगी? एक्वेरियम फिशेस, इज इट बाय जीन थेरेपी, इज इट बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इज इट बाय ब्लड क्लॉटिंग? अगर हम व्हाइट फिश के अंदर ब्लड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या वो एक्वेरियम मतलब कलरफुल हो जाएगी? नहीं, फिशेस का तो ब्लड ऑलरेडी रेड होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जीन थेरेपी। अगर आप नॉर्मल व्हाइट फिशेस में अगर कोई कलरफुल जीन्स ऐड कर देते हो तो वो ऑब्वियसली ट्रांसजेनिक हो जाएगी और वो कलरफुल फिशेस बन जाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, अ ट्रांसजेनिक प्लांट आर हैविंग नो जीन्स, नो, जीन इन ट्रांसपोजिशन, ट्रांसफर होते रहना जीन्स का, नहीं, जीन्स विथ नो फंक्शन टू परफॉर्म, अगर जीन्स का फंक्शन ही नहीं है तो फिर क्या फायदा उस चीज का? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जीन्स ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक मतलब ट्रांसफर ऑफ जीन, दूसरे प्लांट का जीन्स अगर इस प्लांट में ट्रांसफर कर देते तो उसे हम कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। फर्स्ट क्लोन एनिमल वाज, दुनिया का सबसे पहला क्लोन एनिमल कौन सा था? तो हम बेसिकली क्लोन एनिमल किसे याद करते हैं? सक्सेसफुल क्लोन को। सो डोली शिप वाज अ सक्सेसफुल क्लोन। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, मेरा वीडियो डोली शिप के ऊपर भी आ जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर 36, जर्म प्लाज्म फॉर यूएस पेटेंटेड बासमती राइस इज एक्चुअली बिलोंग्स टू, तो जर्म प्लाज्म का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मेनी जीन्स इन सिंगल ऑर्गेनिज्म। अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हम काफी सारी जीन्स को कलेक्ट कर लेते हैं तो उसे हम कहेंगे जर्म प्लाज्म। सो जर्म प्लाज्म फॉर यूएस पेटेंटेड बासमती राइस इज एक्चुअली बिलोंग्स टू, तो कहां से होती है ये? एक्चुअली इट इज बिलोंग्स टू 36, इसका आंसर यूएस से नहीं, चाइना भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं। सबसे पहले बासमती राइस अगर हम बात करते हैं तो बासमती राइस तो इंडिया की है, फिर उसे यूएस ने टेक्समती नाम से लॉन्च किया हुआ है, तो बासमती तो एक्चुअली इंडिया की है ना, तो बायोपायरेसी वाला कैसे? क्वेश्चन नंबर 37, इंक्रीज फ्लेवर फुल शेल्फ लाइफ ऑफ टोमेटो हैज बीन अचीव्ड बाय, तो ये कैसे अचीव किया था? मैंने आपको कहा था पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस एंजाइम को डिले किया हुआ था उसकी एक्टिविटी को। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, डेवलपिंग बेटर स्टोरेज टेक्निक, नहीं, बेटर स्टोरेज टेक्निक तो है लेकिन वो कैसे है वो नहीं बताया ना। सो ए आंसर है 50% लेकिन 100% नहीं। बी, रिड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस, तो ये वाला तो सही हो जाएगा, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। प्रोमोटिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पॉलीगैलेक्टो, प्रोमोटिंग मींस
We are accelerating activity. We are not actually accelerating activity. So D, enhancing epidermal growth factor, no. So answer of this 37 question number is B, reducing activity of enzyme polygalactonuronase. हम बेसिकली इस एंजाइम की इस एंजाइम की एक्शन को कम कर देते हैं, और अगर ये एंजाइम ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो टोमेटो जल्दी खराब होंगे, और अगर एंजाइम कम प्रोड्यूस होगी या तो लेट प्रोड्यूस होगी तो टोमेटो अच्छे टाइम तक सेव रहेंगे। Question number 38. TI plasmid used in genetic engineering has been modified by. तो TI plasmid को हमने कैसे modified किया हुआ है? So aiding tumor forming gene. TI plasmid is tumor inducing plasmid. तो इसके अंदर tumor causing genes को add किया गया है। इसका आंसर A तो है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। Deleting tumor forming gene, no. Adding genes of endonucleases. जीन्स ऐड की गई लेकिन एंडोन्यूक्लियस की नहीं, जीन्स डिलीट तो की नहीं गई है, सो ए आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पेटेंटेड। हम इनमें से किस चीज को पेटेंट कर सकते हैं? सो एंजाइम तो बायोलॉजिकल मटेरियल है, तो हम इसे पेटेंट कर सकते हैं। न्यू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इससे भी ट्रीटमेंट की कैंसर की अगर कोई नई ट्रीटमेंट है, जैसे आजकल कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, इम्यूनोथेरेपी है, जीन थेरेपी है, मान लो फ्यूचर में एक टेक्निक निकल रही है जैसे हम कहेंगे नैनो रोबोट टेक्निक। एक्चुअली मैंने ये पहले ही आपको कह दिया, नैनो रोबोट टेक्निक ऑलरेडी है और काफ़ी सारे रिसर्च इसके सक्सेसफुल भी रहे हैं। नैनो रोबोट टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर कुछ रोबोट को इंसर्ट किया जाता है। रोबोट मतलब ये एक्चुअली जेनेटिकली इंजीनियर प्रोटीन होते हैं, और ये प्रोटीन हमारी बॉडी में सिर्फ टारगेटेड सेल, कैंसर सेल को ही मारते हैं, तो इसे हम कहते हैं न्यू ट्रीटमेंट। तो ये न्यू ट्रीटमेंट को भी हम पेटेंट कर सकते हैं। नोवेल मेडिसिनल फॉर्मूला मतलब कोई एक नई मेडिसिन का फॉर्मूला। मान लो अगर कोई बंदा जैसे दौड़ में सब लगे हुए हैं रेस में, कोरोना की मेडिसिन नई कोई बना लेता है तो उसे भी पेटेंट कर सकेंगे, तो यस ऑल आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40, बीटी टॉक्सिन किल द लार्वा ऑफ सर्टेन इंसेक्ट। किस किस को किल कर सकते हैं? हमें किस किस को किल कर सकते हैं वो नहीं पूछा गया, कैसे किल कर सकते हैं वो पूछा गया। बाय बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटिंग टॉक्सिन ऑन मिड गट epithelial cells creating pores and leading to swelling and lysis। तो ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। बीटी कॉटन बीटी बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली इपिथेलियल सेल्स के अंदर पोर क्रिएट करते हैं और उसके अंदर टॉक्सिन इंसर्ट करते हैं, फिर उनके इंसेक्ट का जो गट होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है और बेसिकली उनकी लाइसिस मतलब डेथ हो जाती है। सो ए वाला सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 80% जर्नी कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 41 में हमें कॉलम मैच करना है फिर से। एड्स, एड्स एक्चुअली ये जो डिसीज है हमें यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट बताई गई है। फर्स्ट मैन मेड हार्मोन इंसुलिन था, तो वो कहते हैं हम यूमोलिन। अभी मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ और मैंने मतलब मेडिकल फील्ड में काफ़ी सारी डिग्रियाँ अचीव की है, काफ़ी सारी इधर से DMLT है, BMLT है, तो मुझे ये भी पता है कि टीबी बेसिकली मॉन्टॉक्स टेस्ट से चेक किया जाता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग एक फॉरेंसिक साइंस का टेस्ट है, एड्स इलीजा है। तो सब क्लियर हो गया हमारे सामने। AIDS is related to ELISA. So first is related, I is related, means first is related to Q। देखो फर्स्ट तो सब में Q है, हम सेकंड की तरफ चलते हैं। मैन मेड हार्मोन यूमोलिन, सेकंड इज रिलेटेड टू R, here second is related to P, so these are not answer, so second is related to R, so C and D both may be the answer। TB is checked by the Montauk। अभी आपको TB नहीं पता तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे DNA फिंगरप्रिंटिंग, देन इट्स अ फोरेंसिक साइंस, ठीक है, हम क्राइम ब्रांच में यूज करते हैं। सो डी का आप देखिए, डी का आप पी किस में मैच होता है? डी का पी इसमें मैच होता है, सो डी इज द आंसर, ठीक है। थर्ड का देखिए एस, टीबी इज रिलेटेड टू एस, मोन्टॉक्स एक्चुअली फोर है, मतलब जो आम होता है हमारा हाथ, आगे के हाथ पे बेसिकली इंजेक्शन इंसर्ट की जाती है जिसमें टीबी के अगेंस्ट
एंटीबॉडीज होते हैं। ये टीबी की रिएक्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, गोल्डन राइस इज, क्या है गोल्डन राइस? सो अ वैरायटी ऑफ राइस ग्रोइंग अलोंग विद द येलो राइस इन चाइना। नहीं। लॉन्ग स्टोर्ड राइस हैविंग येलो कलर टिंट। नो। सी, a transgenic rice having gene of beta carotene, correct। बेसिकली ये राइस ट्रांसजेनिक राइस है जिसमें बीटा कैरोटीन की जीन्स हमने इंकॉर्पोरेट कर रखी हुई है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। वाइल्ड वैरायटी ऑफ राइस विथ येलो कलर्ड ग्रेन, नो। क्वेश्चन नंबर 43, बीटी कॉटन फार्मिंग हैज शोन गुड रिजल्ट इन। तो बीटी कॉटन की जो फार्मिंग है वो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा यूज में है? तो मालवा पंजाब इसका सही आंसर है ए। आपको पता हो शायद ये केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा वीट कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो मालवा एक मतलब स्मॉल टाउन है पंजाब में, वहाँ पे पूरी दुनिया में तो नहीं कहूँगा, सॉरी, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मालवा में प्रोड्यूस होता है वीट। लेकिन ये बीटी कॉटन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आंसर ए ही है उसका। मालवा पंजाब इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ट्रांसजेनिक विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नई स्पीसीज तो होगी अगर आप किसी के अंदर ट्रांस जीन्स इंसर्ट करते हो और उसे ट्रांसजेनिक बना देते हो, तो न्यू स्पीसीज तो वो फॉर्म होगी। जैसे पहले नॉर्मल कॉटन थी और अब वाली जो कॉटन है वो है बीटी कॉटन, तो ये न्यू स्पीसीज है ना उसकी। फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन, अगर स्पीसीज नहीं है तो उसमें प्रोटीन तो नए आएंगे। अल्टर बायोसिंथेटिक पाथवे, उनके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उसमें भी चेंजेस आएंगे। सो आंसर हो जाएगा इसका ए, सॉरी डी, ऑल ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 45, the first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with an enzyme deficiency। तो ये हमने पहले डिस्कस की हुई लेक्चर में, अभी भी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, एडीए, एडिनोसाइन डीएमाइनेज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 46, क्रायोजीन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन। तो क्रायोजीन किस में इंट्रोड्यूस की गई है? एक्चुअली क्रायोजीन जो है वो बीटी बैक्टीरिया की है, बैसिलस thuringiensis की। तो क्रायोजीन कॉटन और कॉम में भी है, राइस में भी है, पोटैटो सोयाबीन में, सब में है। तो क्रायोजीन इन सब में इंसर्ट की है। और आजकल कितने प्रकार के बीटी हैं पता है आपको? बीटी कैन बी कॉटन, so बीटी कॉटन इज देयर, बीटी कॉर्न इज देयर, बीटी राइस इज देयर, बीटी पोटैटो इज देयर एंड बीटी सोयाबीन इज देयर। तो ये सब बीटी के प्रकार हैं। बैसिलस thuringiensis की जीन्स इन सब में, समझ रहे हो आप? बैसिलस thuringiensis की जीन्स इन सब में है और सब में होने के कारण इनमें से किसी को भी इंसेक्ट का अभी इन्फेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट, अब आप सोचोगे कि कोई कोई राइस में इन्फेक्शन हो जाता, वो नॉर्मल राइस होगा अगर उसमें बीटा कैरोटीन, सॉरी, उस राइस में अगर हमने क्रायोजीन इंसर्ट की होगी तो उसे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो डिपेंड करता है वो बीटी राइस है या नॉर्मल राइस है। क्वेश्चन नंबर 47, विच बॉडी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया regulates genetically modified research and safety to introducing genetically modified organism for public resources। तो मैंने आपको एक कमेटी कही थी, जिक, जिसका फुल फॉर्म था जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी या तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये कमेटी डिसाइड करती है कि कौन से प्लांट, कौन से एनिमल के अंदर जीन्स इंट्रोड्यूस की जाए नहीं जाए। ठीक है, ये पूरी दुनिया में भी है और हमारे इंडिया में भी है। Which technology facilitate the production of a novel DNA molecule by combining sequence from DNA from two different organisms? तो हमें पूछा गया है कि दो डीएनए को अगर आप ज्वाइंट करोगे तो वो कौन सी टेक्निक होगी? तो हमें पता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये होता है combination of two DNA fragment is called recombinant। Question number 49, the food made from genetically modified crop required to pass human testing because genetically modified जो food है उससे पहले human being को टेस्टिंग कराने के बाद ही लॉन्च किया जाता है। क्यों? they may cause allergy, करेक्ट, ये एलर्जी भी कॉज कर सकती है। they may be alter gene, ये हमारी बॉडी के नॉर्मल जीन्स को चेंज कर सकती है।
दे में कॉज म्यूटेशन और रिलेटेड रिलीज टॉक्सिन। ये हमारी बॉडी में डीएनए में म्यूटेशन कॉज कर सकती है और इवन तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को इंसर्ट कर सकती है। तो ये सब चीज़ें चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ही वो जीन्स को हम मार्केट में ला सकते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑल ऑफ अबाउट, डी ऑल अबाउट। क्वेश्चन नंबर 50, there are set of a healthcare product, match them with organism which are genetically engineered for respective product। तो हमें पूछा गया है कि कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं मेडिकल फील्ड वाले, और कौन सा ऑर्गेनिज्म किस प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड है, हमें ये पूछा गया। इंसुलिन, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इस्चेरिशिया कोलाई एज वेल एज फ्रॉम सैक्रोमाइसिस। ए आंसर। फिलहाल मतलब मुझे 50 नहीं 80% करेक्ट लगता है ए, लेकिन फिलहाल हम उसे मार्किंग नहीं करते हैं। मतलब ये वाला ऑप्शन तो मुझे करेक्ट लग रहा है, लेकिन इसमें एक डाउट ऐसा है, insulin is produced from Escherichia coli, correct, but insulin is not produced from Saccharomyces। तो हमें इंसुलिन Escherichia coli को कनेक्ट करना है, तो वो कहाँ पे कनेक्ट होगा? ह्यूमन इंसुलिन मतलब ह्यूमुलिन थ्रू ई कोलाई। तो ए वाला 5th के साथ मैच हो रहा है, देखो ए वाला 5th के साथ चारों में मैच हो रहा है। सोमेटोट्रोपिन, फिलहाल अगर आपको सोमेटोट्रोपिन नहीं पता तो आप आगे देखिए। इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन एक ऐसा केमिकल होता है जो बेसिकली वायरस को किल करने में मदद करता है। तो ये 4 चीजें हम देखते हैं। सोमेटोट्रोपिन, सो सोमेटोट्रोपिन इट इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, H हार्मोन, it's a H stand, this small h stand for human, this is growth hormone, human growth hormone produced from E. coli। so A का आंसर ह्यूमन इंसुलिन, ये 5th पे मैच हो रहा है। B वाला ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे मैच हो रहा है, तो आंसर A और D के बीच में होगा। आगे पढ़ते हैं हम। इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन जो है ये ई कोलाई भी प्रोड्यूस करते हैं और सैक्रोमाइसिस भी प्रोड्यूस करते हैं। मैंने मास्टरी पीएचडी इसी फील्ड में की है, तो आई कैन से दैट इंटरफेरॉन ई कोलाई बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करते हैं और सैक्रोमाइसिस सर्वेसी मतलब यीस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ए में देखिए सी का आंसर फर्स्ट के साथ ए में है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन क्या है? इंटरल्यूकिन एक केमिकल आता है और इंटरल्यूकिन इस्चेरिशिया कोलाई और यीस्ट, करेक्ट, इंटरल्यूकिन ये दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इंसुलिन हो गया ह्यूमन इंसुलिन थ्रू ई कोलाई, सोमेटोट्रोपिन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ई कोलाई, ठीक है। सी इंटरफेरॉन इस्चेरिशिया कोलाई सैक्रोमाइसिस, करेक्ट, इंटरल्यूकिन इस्चेरिशिया कोलाई यीस्ट, एक्चुअली ये दोनों एक ही है, इस्चेरिशिया कोलाई यीस्ट मतलब ही सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। तो इसका आंसर हो जाता है ए वाला, ए 5412। So guys, thank you so much for watching this video. It was a nice interaction with you in complete scenario. So it was our chapter number 12, biotechnology and its application, 12th from the 12th CBSE, and this topic was MCQ practice with a explanation। तो हमने MCQ प्रैक्टिस ले लिए और पूरा एक्सप्लेनेशन भी देख लिया हमने, और ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए है। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसे ही हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो और बेल आइकन नहीं दबाते हो तो आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ओके, हैव अ गुड डे।